दोस्तों, आज हम पॉलिटेक्निक पेपर 2020 के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम साइंस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग के सेट डिफरेंट है लेकिन क्वेश्चन समान है, तो क्वेश्चन जिस भी नंबर पर हो अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं रसायन विज्ञान की तरफ। सबसे पहले रसायन विज्ञान से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एप्सम लवण का सूत्र है। एप्सम लवण का सूत्र है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जिप्सम अलग है, एप्सम अलग है, और एप्सम लवण का सूत्र होता है MgSO4 × 7H2O। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा MgSO4 × 7H2O। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा, आपने जो भी लगाया मैच कर लीजिएगा और अपनी जानकारी में बात डाल लीजिएगा कि एप्सम लवण का सूत्र MgSO4 × 7H2O होता है। निम्न में से कौन एल्केन श्रेणी का नहीं है? अगला क्वेश्चन क्या बोला, निम्न में से कौन एल्केन श्रेणी का नहीं है? अच्छा, आपको पता है एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र ये होता है, अगर मैं m की जगह 4 रख दूं तो क्या बनेगा, C4 4 दूनी 8 2 10 C4H10। अगर ये एल्केन श्रेणी का होता तो इसका फॉर्मूला होता C4H10, मतलब यही आपका आंसर है। ये एल्केन श्रेणी का नहीं है, आंसर है आपका C4H6। ये एल्काइन है, ना तो एल्कीन है ना तो एल्केन है, ये एल्काइन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है C4H6। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, आप अपने आंसर मिलाते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे बोला गया है ऑक्टेन संख्या का मान 0 है। ऑक्टेन संख्या का मान 0 है। इनमें से किसकी ऑक्टेन संख्या का मान 0 है? तो ये आपके लिए रटा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको पता है, निकालना आता है तो ठीक है, नहीं तो रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। इसका आंसर है बेटा आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 होती है। जो भी आइसोज हैं उनकी ऑक्टेन संख्या 0 होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आइसो ऑक्टेन। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया? तुरंत छोटे छोटे क्वेश्चन से, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आंसर नहीं दे सकते। निम्न में से कौन सा गलत है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जैसे कि लिखा धावन सोडा, पहले लिखा है धावन सोडा NaHCO3, तो बेटा यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। धावन सोडा सामने लिखा है NaHCO3, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। तो इस क्वेश्चन का आंसर है धावन सोडा। धावन सोडा का सूत्र गलत लिखा हुआ है। सवाल भी यही था, इनमें से कौन सा गलत है? तो ये गलत है। ये धावन सोडा का फॉर्मूला ये होता है, ये बेकिंग सोडा का है लिखा है, ये धावन सोडा का नहीं है। तो यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, कार्बन का सर्वाधिक परसेंटेज, कार्बन का सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसमें है? 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से बताना है, और आपको पता होना चाहिए बेटा सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है एंथ्रासाइट कोल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एंथ्रासाइट कोल। सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है आपका एंथ्रासाइट में, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 31, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसी भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सीधा सीधा आंसर लिखे दे रहे। फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है, मैथ में, केमिस्ट्री में पता है तो ठीक है, नहीं पता कुछ बातें समझाने वाली हैं, हम उनको समझाएंगे भी। आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? यदि आयरन आपको दिया गया है 69.9% और आपको दिया गया है ऑक्सीजन 30.1%, बेटा मूलानुपाती सूत्र निकालना आपको क्लास 9th में सिखाया जाता है, क्लास 11th में भी सिखाया जाता है। क्लास 11th में मैंने सेम क्वेश्चन अभी कराया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है Fe2O3। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, पहले हम प्रतिशत निकालते हैं, प्रतिशत से उसके अणुभार सबके लिखते हैं, अणुभार लिखने के बाद डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद मूलानुपाती सूत्र आता है। अणु सूत्र पूछता तो n लगा देते, फिर सॉल्व कर लेते, तो मूलानुपाती सूत्र होगा इसका Fe2O3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है Fe2O3। इस क्वेश्चन का आंसर है Fe2O3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32वां, रेडियो एक्टिवता किसका गुण है? सवाल ये है, रेडियो एक्टिवता किसका गुण है? बहुत से लोगों ने इसका आंसर परमाणु लगाया होगा, लेकिन इसका आंसर है नाभिक। रेडियो एक्टिविता नाभिक का गुण है।
हम कैसे डिसाइड करें कि कोई भी पदार्थ रेडियो एक्टिव है कि नहीं है? एक प्रकार की किरणों का उत्सर्जन करते हैं, अल्फा बीटा गामा। जो भी पदार्थ अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। लेकिन ये उत्सर्जन करते कहाँ से? तो बेटा ये उत्सर्जित करते नाभिक से। इन किरणों का उत्सर्जन नाभिक से होता है, तो रेडियो एक्टिवता किसका गुण है? नाभिक का। परमाणु पे डिसाइडेड नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे डिसाइडेड नहीं होता, ये डिसाइड करते हैं नाभिक। नाभिक से ही अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है नाभिक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, टिंडल प्रभाव। निम्नलिखित में से, 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव होता है? वास्तविक विलयन में नहीं होता, निलंबन में नहीं होता, टिंडल प्रभाव होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल विलयन में ही टिंडल प्रभाव देखा जाता है। टिंडल प्रभाव का मतलब है कि अगर उसमें लाइट डाली जाए तो लाइट कणों का एक डिस्पर्स हो जाना, फैल जाना। वास्तविक में नहीं होता, आर पार हो जाती है। निलंबन में बहुत ज़्यादा वापस भी लौट आती है। इसका एग्जैक्ट प्रभाव देखा जाता है कोलाइडल विलयन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोलाइडल विलयन। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, टेफ्लॉन एक बहुलक है। टेफ्लॉन एक बहुलक है। देखिए पॉलीमराइजेशन आप लोगों ने ना तो क्लास 9th में पढ़ा, ना तो 10th में पढ़ा, 11th में भी नहीं पढ़ोगे, इंटर में पढ़ोगे, तो ये क्वेश्चन टफ हो सकता है। लेकिन जिनको पता है तो उनके लिए आसान है, जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत टफ है, क्योंकि वो पता ही नहीं कर पाएंगे। टेफ्लॉन का फॉर्मूला इस टाइप का होता है। तो ये किससे बना होगा? तो इसका सीधा सीधा आंसर है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है CF2CF2। इससे टेफ्लॉन बनता है। टेफ्लॉन इसका बहुलक है। बाकी के आंसर एक पॉलीथीन का एथिलीन होता है, तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन का बहुलक है टेफ्लॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा CF2CF2। तो क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिएगा। ये टोटल आपकी जानकारी पे डिपेंड करता है कि आपको पता है या नहीं पता। नहीं पता तो आप आंसर 7 जन्मों में नहीं दे पाओगे, तुक्का जरूर सही कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रीय यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चक्रीय यौगिक नहीं है? तो चक्रीय यौगिक बेटा डिसाइड होता है जिसकी संरचना बंद हो। अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इसका आंसर है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन चक्रीय यौगिक नहीं है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो बेटा कुछ ऐसा बनता है, 1 2 3 4 5, ये है नियोपेंटेन। ये चक्रीय तो है नहीं, ये खुली है। चक्रीय मीन्स बंद हो चारों तरफ से, बंद संरचना। ये ओपन संरचना है, खुली संरचना, तो ये चक्रीय नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका नियोपेंटेन। इसके बाकी विकल्प में भी गौर करें। फिनॉल, फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाते तो कुछ ऐसा बनता बेटा, ऐसे 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 OH, ये भी चक्रीय है। इसके बाद एक दिया गया था एंथ्रासीन। एंथ्रासीन का बेटा ऐसे बन जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं एक आपको समझाए हुए दे रहा हूँ, इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, तो ये भी चक्रीय है। एक दिया बेंजीन, तो बेंजीन तो चक्रीय यौगिक होता ही, एरोमेटिक कंपाउंड है, चक्रीय। तो चक्रीय यौगिक नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका नियोपेंटेन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 का आंसर पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन में बाद में बताऊंगा। निम्नलिखित में से ये नियम किसने दिया है? इस नियम को किसने दिया है? सामान्य ताप पर दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ये नियम किसका है? तो बेटा ये नियम है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर है बॉयल का नियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बॉयल का नियम। आंसर टिक कर लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता है, बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता है। जल की स्थायी कठोरता, जल की स्थायी कठोरता। तो बेटा इसको याद कर लीजिए, कभी भी पूछा जाए जल की स्थायी कठोरता तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये याद होगा तभी आंसर दे पाएंगे। क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण ही जल की स्थायी कठोरता होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, आपकी स्क्रीन पर ये लिखा, स्थायी कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ईजी क्वेश्चन, क्लास 9th के बच्चों वाला हो गया। STP पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन कितना होगा? पहले मैं आंसर बता दूं फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। STP पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन कितना होगा? इसका आंसर होगा 11.2 लीटर।
बेटा STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, हम लोग जानते हैं 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर STP पर। अब इसके लिए मुझे पहले निकालना पड़ेगा मोलों की संख्या। मोलों की संख्या का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होता है 32 अणुभार। और कितना द्रव्यमान कितना दिया गया 16, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1/2 ग्राम या 1/2 मोल। अब बेटा हम लोग जानते हैं चूंकि 1 मोल गैस का आयतन इतना होता है तो आधे मोल का कितना होगा, आधे मोल का कितना होगा, सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 11.2 लीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 16 ग्राम ऑक्सीजन का STP पर आयतन 11.2 लीटर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 40वें क्वेश्चन में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से x का मान निकालिए। बेटा ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है। बैलेंसिंग आपको जिंदगी भर करनी है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा 2NaCl + CO2 + H2O। बोला बैलेंस करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी। अब गौर करें, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2, इधर कितना 1, 1 को 2 कैसे बना सकते हैं बेटा, 1 को 2 कैसे बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लोरीन इधर 2, इधर 1 है, x की जगह अगर 2 लिख दूं तो 2 क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। इससे इजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता है, इससे इजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 40वें का आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 41, एसिटिलीन में सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है। जब भी कभी आपको सहसंयोजक बंधों की संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाइए। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2, स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेटा ऐसा बनेगा। अब पूछ रहा सहसंयोजक बंध कितने हैं, तो गिन लो 1 2 3 4 5। तो सहसंयोजक बंधों की संख्या होगी, सहसंयोजक बंधों की संख्या होगी 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। पूछा गया है आपसे सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होगी, तो 5। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, सब क्लास 10th लेवल का, सब कुछ क्लास 10th लेवल का है, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए जाएं तो। बोला IUPAC नेम, इस क्वेश्चन का IUPAC नाम क्या होगा। तो जब भी IUPAC नेम पूछे तो सबसे पहले आप बनाते हैं संरचना, संरचना के बाद नंबरिंग देते हैं, फिर नाम लिखते हैं। तो एक बार हल्का सा मैं समझा देता हूँ। इसकी संरचना बनाए तो बेटा कुछ ऐसे बनेगी, CH CH3 CH3। अगला स्टेप होता है लॉन्गेस्ट चेन, सबसे बड़ी श्रृंखला चुनिए। तो हम काउंट करें तो 1 2 3 4, इधर जाएंगे तो 4, इधर जाएंगे तो 4। अब इसकी नेमिंग करें तो 2 3 पे मिथाइल जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 मिथाइल या मेथिल। और 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 का मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट 2,3 मिथाइल ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े, एकल बंध से जुड़े तो एन जोड़ देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2,3 मिथाइल ब्यूटेन। आप लोग अपना, सॉरी गलत लिख दिया, 2,3 डाई क्यों, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। आंसर आप लोग मैच कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए केमिस्ट्री कितनी जल्दी होती है, मैं आपको समझाता भी जा रहा हूँ, फिर भी 15 मिनट के अंदर, 15-16 मिनट के अंदर पेपर सॉल्व हो जाएगा। यही फिजिक्स का वीडियो 40 मिनट का, मैथ का 80-90 मिनट का पहुँच जाएगा। तो यही अंतर है। केमिस्ट्री अगर आपको आती है तो आपके लिए आसान है, नहीं आती तो सबसे कठिन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए आपका किसी भी नंबर पर क्वेश्चन हो, आपको आंसर है मैच कराना है। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है। 4 ऑप्शन है बेटा, मैं चारों लिख दूँ। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है, इन चारों में से कौन सा आयनिक यौगिक है। अब इसके लिए देखो यौगिक तो बहुत प्रकार के होते हैं, जिनमें सहसंयोजक बंध बनेगा उनको सहसंयोजक यौगिक बोलेंगे, जिनमें आयनिक बंध बनेगा उनको आयनिक यौगिक बोलेंगे। तो बेटा ये आपका आयनिक यौगिक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ये सहसंयोजक बंध बनाता है, ये भी सहसंयोजक बंध बनाता है, इसको बनाए तो ये भी सहसंयोजक बंध बनाता है। लेकिन क्लोरीन और पोटेशियम और कैल्शियम, ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है। जब इलेक्ट्रॉनों की
सॉरी जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो आयनिक बंध बनता है और उन यौगिकों को कहते हैं आयनिक यौगिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है KCl पोटेशियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, 44वें क्वेश्चन में क्या बोला गया, निम्न में से किस युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है। आपके पास देखिए ऑप्शन देखिए, भिन्न मीन्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे ऑप्शन लिख दूं। सहसंयोजी, पहले हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें फिर देखेंगे किसमें समान है, बोला किसमें भिन्न है। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें समान है। फास्फोरस 15 नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता 3 ले लिया, 15 3 18। आर्गन 18 नंबर पे आता, मतलब इसमें भी समान है। मैग्नीशियम 12 नंबर पे 2 दे दिया, प्लस का मतलब दे दिया, 2 दे दिया तो इसमें बचे 10। मैग्नीज 25, 2 दे दिया 23, इसमें 10 इसमें 23, मतलब समान नहीं है। अगर समान नहीं है तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा Mg+2 Mn+2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। 45वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक यौगिक का तुल्यांकी भार 9 है। इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार आपको दिया गया है 9। इसके क्लोराइड का सूत्र MCl3 है। इसका जो सूत्र बनाए तत्व के क्लोराइड का सूत्र, तो उस यौगिक का अणुभार होगा। देखिए क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन अंग्रेजी में सही लिखा है, उसमें बोला चाहिए उस तत्व का अणुभार कितना होगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन लैंग्वेज गलत है। यही क्वेश्चन आप अंग्रेजी में देखोगे तो उसमें लिखा फाइंड द एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एलिमेंट, मतलब यौगिक का नहीं तत्व का अणुभार। आइए निकालते हैं। एक सूत्र आपने पढ़ा, तुल्यांकी भार बराबर होता अणुभार बटे n, जहां n संयोजकता हो सकती, धनायनों ऋणायनों की संख्या हो सकती, कुछ भी एसिडिटी, बेसिसिटी, अम्लीयता, क्षारीयता कुछ भी हो सकती है। अब इसमें देखें तो इसकी संयोजकता 3 होगी, इसकी 1 होगी, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अगर इस तत्व की संयोजकता 3 है तो अणुभार निकालना है, तुल्यांकी भार की जगह रख देंगे 9, अणुभार निकालना है n की जगह रख देंगे 3, तो अणुभार आपका आ जाएगा 9 तिया 27। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भैया, इस क्वेश्चन का आंसर है 27, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 27। क्वेश्चन गलत नहीं है, हल्की सी लैंग्वेज में मिस्टेक है, हल्की सी लैंग्वेज में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। 4 ऑप्शन है, मैं सिर्फ आंसर लिखे देता हूं। निम्न में से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण भी हो, जिसमें अपचयन भी हो, दोनों चीज़ें एक साथ हों, उन अभिक्रियाओं को। अब ऑक्सीकरण अपचयन कैसे डिसाइड होता है, तो ये बेटा डिसाइड होता है ऑक्सीकरण अपचयन ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी से, ऑक्सीजन में वृद्धि या कमी से। अगर इस पूरे संरचना को देखें तो बेरियम की ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है, तो यहाँ पर भी 2 होगी। नहीं निकालना आता आप क्लास 11th में सीखोगे, मैंने 10th में भी सिखाया है। क्लोरीन की -1, यहाँ पर भी -1, हाइड्रोजन की +1, सल्फर की +1, ऑक्सीजन की -2, यहाँ पर भी, मतलब किसी की चेंज नहीं होगी। अगर किसी की भैया चेंज नहीं होगी, अगर किसी की चेंज नहीं होगी, सल्फर की -2 होती है, इधर भी -2, इधर भी -2, मतलब सबकी ऑक्सीकरण संख्याएं समान है। अगर आपको निकालना होता तो आप निकालते और देखते समान है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी सब में रेडॉक्स अभिक्रिया है, बाकी सब में ऑक्सीकरण अपचयन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये निम्न में से कौन सी, तो आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47, 47वां क्वेश्चन। ओके, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्लास 9th सबको बताया जाता है। इसका आंसर बता दूं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। कैसे, देखिए इससे ये बना, ये 10 ग्राम है, ये 4.4 ग्राम है, और ये बेटा आपका 5.6 ग्राम है। अगर तीनों गौर करें, ये बाएं साइड में 10 ग्राम है, दाएं साइड में 5 4 9 9 1 10। जब इनको ऐड करेंगे तो इधर भी 10, इधर भी 10, मतलब दोनों तरफ द्रव्यमान क्या है, बराबर है। यदि द्रव्यमान बराबर है तो किस नियम का पालन करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 48,
ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या। बेटा ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो फिर तो ऑक्सीकरण संख्या आनी चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखता हूँ, निकाल के आपको दिखाता हूँ। ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया, किस में ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। आप सारे विकल्प में ऑक्सीकरण संख्या निकालना जानते हैं तो निकालेंगे तो इसमें +7 आएगी। कैसे, तो मैं निकाल के बताऊं। जो भी चार्ज होता है उसको बराबर में लिख देते, -1। ब्रोमीन की निकालनी x मान लीजिए, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की होती -2। जब इसको सॉल्व करेंगे, माना ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या x है, -1 इधर से उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और -1 में 8 जोड़ेंगे तो +7। तो इसका आंसर है BrO4-। इसमें ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 होगी, अधिकतम होती है, मतलब +7 तक हो सकती है, -1 से लेके। निम्न में कौन संक्रमण धातु नहीं। मैं सबके नाम लिख दूं, एक्सप्लेन कर दूं। लेड, टंगस्टन। निम्न में से कौन संक्रमण धातु नहीं है। निम्न में से कौन संक्रमण धातु नहीं है। अब संक्रमण का मतलब होता है डी ब्लॉक का तत्व। जो भी डी ब्लॉक का तत्व है उसको संक्रमण धातु बोलेंगे। देखिए चांदी ये भी डी ब्लॉक का है, मैग्नीज ये भी डी ब्लॉक का, टंगस्टन W। लेड डी ब्लॉक का नहीं है बेटा, लेड पी ब्लॉक का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लेड। अब कैसे समझे, तो काशी गए सुन प्रभु। पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद है तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। काशी गए सुन प्रभु, काशी गए सुन प्रभु। लेड इसमें आता है, लेड पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक कार्बन परिवार का है, तो ये डी ब्लॉक का नहीं, मतलब संक्रमण तत्व नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लेड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। सॉरी यही 49 था। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। नंबर से कोई मतलब नहीं, आपको नंबर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए क्वेश्चन से और उसके आंसर। तो आखिरी क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक है। कैंसर के उपचार में, तो बेटा अगर आपने पढ़ रखा है तो आंसर दे पाओगे। क्लास 9th में जब आपको समस्थानिक पढ़ाया जाता है तो आपको बताया गया कोबाल्ट 60। इस क्वेश्चन का आंसर है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 ऐसा समस्थानिक है जिसका उपचार कैंसर के इलाज में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोबाल्ट 60। तो बेटा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहे केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन।